तो आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम क्या चीज़ है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, और अगर हम बात करें तो कंप्यूटर कोई एक एकल मशीन नहीं है, बल्कि यह एक सिस्टम है। अब सिस्टम की बात क्या करें कि सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम जो होता है वो कई परस्पर जुड़े हुए भागों का समूह होता है जो मिलकर एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आप जैसे हमारे बॉडी में हाथ है, पैर है ना, आंखें हैं, कान है, नाक है, ये अलग अलग अगर होते तो इनका कोई वजूद नहीं होता। तो इन सबको जोड़ करके ये हमारा एक सिस्टम बना, ये हमारी ह्यूमन बॉडी बनी। ठीक है, तो इसी तरह सिस्टम बनाने के लिए जो इंटीग्रेटेड पार्ट है, अलग अलग पार्ट, उन सब का जो एक उद्देश्य के लिए बनाया गया, एक उद्देश्य के लिए जो बनाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सिस्टम बेटा। ठीक है, तो सिस्टम जो है, सिस्टम बनाने के लिए हमारे पास 5 मूलभूत कार्य होते हैं। सबसे पहला एक है हमारा इनपुट, दूसरा है हमारा स्टोरिंग, तीसरा है प्रोसेसिंग, चौथा है आउटपुट और पांचवा है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये मिल करके एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं है या इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, साथ ही साथ उसका स्टोरेज एंड देन कंट्रोलिंग। ये 5 चीजें जो हैं वो मिल करके सिस्टम का निर्माण करती हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर सिस्टम को 2 भागों में बांटा, पहला हमारा हार्डवेयर और दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में हमारे पास 2 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे चल के हम बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इसी सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। हार्डवेयर में बात करेंगे तो हार्डवेयर में हमारे पास इनपुट जितने भी यूनिट होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज और सीपीयू, ये मिल करके हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को पूरा करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो सीपीयू के भी हमारे पार्ट है। सीपीयू के अंदर हमारे पास एक हमारा पास कंट्रोल यूनिट हो जाता है और एक हमारे पास अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसको हम लोग एएलयू के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग सीयू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे इनको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब जैसे बात कर रहे थे कि कंप्यूटर सिस्टम में कैसे वर्क होता है, तो ये देखिए जो सिस्टम है, अगर हम बात करें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की बात करें, ठीक है, उसमें स्टोरेज भी आ जाएगा आपका, ठीक है, और मेमोरी भी आ जाएगी। तो अगर हम बात करें ये पूरे पार्ट्स की, तो जो कंप्यूटर है का जो सीपीयू होता है वो एज लाइक ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात है ह्यूमन बॉडी की, तो अगर हम कान से कोई चीज सुनते हैं, ठीक है, मतलब इनपुट लेते हैं, देन हम क्या करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं। ठीक, प्रोसेस करने के बाद उसमें हम लॉजिक्स भी लगाते हैं, उसको हम मेमोरी में इकट्ठा भी करते हैं। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर हमारा कंट्रोल यूनिट भी हो जाता है, मेमोरी भी हो जाता है, ठीक है, और स्टोरेज का भी प्रोसीजर हो जाता है। तो ये सारे पार्ट्स जो मिल करके हमारे कंट्रोल यूनिट्स को बनाते हैं। जैसे यहां बात करें कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक की, तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट यूनिट के माध्यम से कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है और आउटपुट यूनिट प्रोसेस किए हुए परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। मतलब पूरा कंप्यूटर जो है वो आईपीओ साइकिल पे काम करता है। ये हमारा सीपीयू हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, अगर हम इनपुट सही देते हैं तो हमारा कंप्यूटर हमको आउटपुट भी सही देगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम देखेंगे, यहाँ स्टोरेज की बात करेंगे, तो यह यूनिट डेटा, निर्देश और परिणामों को अस्थायी और अस्थायी रूप से भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित करता है। कुछ टेम्परेरी पार्ट होता है, कुछ परमानेंट पार्ट होता है, तो वो स्टोरेज यूनिट का काम होता है। फिर जितने भी कंप्यूटर्स के अंदर ऑपरेशन होते हैं, गणितीय गणना, जोड़ना, घटाव करना,
लॉजिक्स लगाना, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सारा काम हमारा एएलयू करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सॉफ्टवेयर आ जाता है, तो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी बात करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच प्रदान करता है। ये काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये हमें एक एज ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि ताकि सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ये विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इनका उपयोग अंत उपयोगकर्ता सीधे तौर पर करता है, मतलब जो यूजर होता है इसका सीधे तौर पर इस्तेमाल करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब इसमें देखते हैं, आता है हमारा हार्डवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर की बात करेंगे तो जितने भी पार्ट आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं उसको, ठीक है, वो सारे चीजें हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया। तो कंप्यूटर के सभी भौतिक उपकरण जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है आपके लाइफ में, जो कुछ आप देख करके टच कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें आपके क्या कहलाएंगी? हार्डवेयर कहलाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए ये सारी चीजें जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब हार्डवेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। सीपीयू क्या है? ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक। यह कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का और उसको सही जगह स्थापित करने का, ये सारा काम हमारा सीपीयू का होता है। सीपीयू क्या करता है यहाँ पे देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन प्राप्त करेगा, उस पे प्रोसेस करेगा और देन हमको हमारा आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। सीपीयू को निम्न नामों से भी जानते हैं, जैसे यहाँ पे हम प्रोसेसर की बात कर लें, सेंट्रल प्रोसेसर की बात कर लें, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी चीजें सीपीयू के नाम से जाने जाते हैं। मतलब सीपीयू के भिन्न भिन्न नामों से हम जान सकते हैं। सीपीयू के कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रोग्राम की बात करेंगे तो सीपीयू में ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, दो ये प्रोग्राम जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, ये नोट करिएगा। यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में क्या करता है? समन्वय का कार्य करता है। उनके बीच में एक क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है कि किसी भी हार्डवेयर को कैसे वर्क करना है किसी यूजर के लिए, ठीक है। तो ये सारे चीजों का जो निस्तारण होता है वो सीपीयू के अंदर ही होता है प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए देखिए, अब अगर हम बात करें कि सीपीयू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए ये हमारा सीपीयू है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहां से इनपुट आता है और ये हमारे पास क्या करता है? कंट्रोल यूनिट में जाता है, सीपीयू में जाता है, तो उस पर कंट्रोल करता है, उस पर लॉजिक करता है और जो जरूरत होता है उसको मेमोरी में स्टोर भी करता है और आगे फॉरवर्ड भी करता है। तो ये हमारा आउटपुट इकाई का काम मिल जाता है, मतलब हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये पूरा कार्य जो है वो सीपीयू का है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सीपीयू में क्या क्या होता है या इनमें से सीपीयू में क्या नहीं होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कि सीपीयू के तीन पार्ट आपका, एक तो आपका मेमोरी यूनिट, आपका कंट्रोल यूनिट और आपका एएलयू, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा इनपुट और आउटपुट का काम होता है। चलिए, सीपीयू के तीन मुख्य घटक आपको पता चल गया, जैसे एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में रैम एंड रोम, ये सारी चीजें आएंगी। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग मेमोरी का पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम ये सारी चीजें रैम, रोम, पी रोम, एस रोम, ईपी रोम, इस तरीके की डायनेमिक रैम, एसडी रैम, इस सारी चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक। तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी अर्थमेटिक, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट्स के बारे में, ठीक। तो पार्ट आ जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का, ठीक है। ये करता क्या है? ये बेसिकली इसका कार्य होता है जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल वर्क होते हैं उन सब का कार्य करता है,
ठीक है, जैसे एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ठीक है, ये सारे काम आपके अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के होते हैं, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलिए, अब इसके जो ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन एएलयू के, वो है कंपैरिजन करना, सिलेक्टिंग करना, मर्जिंग करना, डेटा को मिलाना, ये सारे काम हमारा कौन करता है, एएलयू करता है, ठीक है। एएलयू के वर्क की बात आएगी तो ये सभी प्रकार की गणनाओं का कार्य करता है, चाहे वो कंपैरिजन करना हो, चूजिंग करना हो, चयन करना हो, या मर्जिंग करना हो, एक डेटा कई सारे डेटा को मर्ज करना हो, ये सारे काम हमारा लॉजिकल यूनिट करता है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित और उसमें समन्वित करता है, मतलब कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे के बीच में उनका कोऑर्डिनेशन फिट करता है। इसके कार्य की बात करेंगे तो इनपुट डिवाइस को निर्देश देना, मेमोरी से डेटा प्रदान करना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को प्रोसेस करने का निर्देश देना और आउटपुट डिवाइस को परिणाम भेजना, ये सारे काम आपके कंट्रोल यूनिट का होता है। यानी कि कंट्रोल यूनिट जो होता है वो एएलयू और आउटपुट के बीच का काम करती है, ठीक है, क्योंकि एएलयू को प्रोसेस करने का निर्देश भी कौन देता है, ये आपका कंट्रोल यूनिट देता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे तो इसके महत्वपूर्ण बातें हैं, डेटा को प्रोसेस नहीं करता है, डेटा को स्टोर नहीं करता है, केवल नियंत्रण और समन्वय करता है, मतलब प्रोसेस का काम इसका नहीं होता है, ठीक है। ये कोई किसी भी तरह की प्रोसेसिंग नहीं करता है, डेटा को किसी भी तरह से स्टोर नहीं करता है, ये केवल उसको नियंत्रित करता है कि कोई चीज कहाँ पहुंचाना है, सही जगह पे वो पहुंचाने का कार्य करता है, उसका नियंत्रण करता है कि ये चीज सही से काम करे कि ना काम करे, ठीक है। जैसे एज लाइक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये हमारा उसमें अंडरस्टैंडिंग, जैसे कौन सी गाड़ी किस रूट पे जाएगी, है ना, इस तरीके से जो नियंत्रण का काम ट्रैफिक पुलिस का होता है वही काम कंट्रोल यूनिट का भी होता है प्यारे बच्चों। चलिए, अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट की, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट को हम लोग रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। ये जो मेमोरी होता है ये टेम्परेरी मेमोरी होता है, यानी कि वोलाटाइल मेमोरी होता है, ठीक। तो जो मेमोरी टेम्परेरी इन नेचर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेरी मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी, ठीक। तो रैम में क्या संग्रहित होता है, रैम में हमारे पास डेटा संग्रहित होता है, प्रोग्राम होता है, प्रोसेस के लिए इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है एंड देन फाइनल रिजल्ट होता है, ये सारे काम रैम के अंदर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। बिजली बंद हो जाने के बाद जैसे अगर हम सिस्टम ऑफ कर देते हैं तो रैम की सारी मेमोरीज ऑफ हो जाती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, अब इसकी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि रैम को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो रैम होता है वो अस्थायी रूप से, ठीक है, डेटा को क्या करता है, संग्रहित करता है। कंप्यूटर बंद होने पे रैम का डेटा क्या हो जाता है, मिट जाता है, जैसा कि अभी हमने बात किया, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्या है, वे उपकरण जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में डेटा और निर्देश डालते हैं, ठीक है, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अब किससे हम इनपुट डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, अब वो देखिए हमारे पास तरह तरह की चीजें, एक हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, बार कोड रीडर, ठीक है, उसके बाद MICR, टच स्क्रीन, इन ये सारे माध्यम है जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा में इनपुट डालते हैं। तो ये हमारे सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड की बात करेंगे तो कीबोर्ड जो होता है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका उपयोग अक्षर, संख्या, सिंबल्स को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में कई बटन होते हैं जिन्हें कीज कहा जाता है, ठीक है। अब एक सामान्य कंप्यूटर की बात करेंगे तो हमारे पास 104 की होते हैं नॉर्मल कंप्यूटर में, वैसे तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हैं तो ये 112, 125 इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस अगर उसमें जोड़ दिए जाते हैं तो ये हमारा
स्पेशल कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है वो लगभग 104 कीज ही उसके अंदर मौजूद होते हैं प्यारे बच्चों। चल, कीबोर्ड की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से कीज होते हैं, तो सबसे पहला होता है इसमें अल्फाबेट कीज, ठीक है। दूसरा होता है नंबर्स की, ठीक। अल्फाबेट की बात करेंगे तो A to Z, A Z स्मॉल, ये सारे लेटर्स जो होते हैं अल्फाबेट्स हमारे पास होते हैं। नंबर्स की बात करेंगे तो 0 से लेकर के 9 तक, है ना, ये सारे नंबर्स हमारे पास नंबर्स कीज होते हैं। कुछ स्पेशल कीज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कुंजी जो कीज है कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती है। जो स्पेशल कीज होती है जैसे स्लिप करना, है ना, पावर, वॉल्यूम बटन, स्टार्ट बटन, शॉर्टकट, एस्केप की, टैब, इंसर्ट, होम, इन, डिलीट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्पेशल की। ये जो कीज होते हैं नए ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ विशेष कार्यों के उद्देश्य के लिए होती है। तो जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उन सब में इस तरह के कीज को ऐड कर दिया गया, इन सब का एक स्पेशल कार्य हो गया। नेक्स्ट आता है मॉडिफायर कीज। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से कीज मॉडिफायर की में आते हैं या इनमें से कौन मॉडिफायर की नहीं है, तो इस तरीके की चीजें आपसे पूछ सकता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 कीज जो होती हैं, 3 कीज, वो आपका शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल, ठीक है, ये मॉडिफायर कीज होती हैं। इनको अकेले दबाने पे कोई खास प्रयोग या कोई खास प्रयास कह सकते हैं कि डिस्प्ले नहीं होता कोई। अगर आप सिंगल इनका यूज करेंगे तो कुछ भी आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, परंतु जब आप इन्हें किसी अन्य की के साथ काम करेंगे तो इनका एक जो इनपुट होता है वो बदल जाता है, ठीक है। जब आप अन्य किसी की के साथ इसका उपयोग करते हैं तो ये कीज जो होते हैं इनपुट को बदल देती हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है मॉडिफायर। मॉडिफायर का काम ही होता है मॉडिफाई कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए, अल्फाबेट कीज, जैसा कि हमने लोगों ने देखा कि अंग्रेजी के अक्षर को लिखने के लिए हम लोग अल्फाबेट्स कीज का इस्तेमाल करते हैं, A to Z और A to Z। ये टोटल कितने होते हैं, 26 जितने भी लेटर इंग्लिश में होते हैं। चलिए, बात करते हैं नंबर्स कीज का, ठीक है। इनका उपयोग संख्या लिखने के लिए किया जाता है जो 0 से 9 होता है। तो कीबोर्ड में दोनों स्थानों पे नंबर्स की होती हैं, एक तो आपके अल्फाबेट्स कीज के ऊपर होती हैं और दूसरा कीबोर्ड के राइट साइड में आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अच्छा, कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो न्यूमेरिक की प्रेस करने पे ही होती हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट कीज की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है और न्यूमेरिक की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है। कंप्यूटर में बाइनरी कोड उसका चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने स्पेशल कीज देखा, ठीक है। स्पेशल कीज में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे टैब आ गया, डिलीट की आ गया, होम बटन आ गया, पेज अप पेज डाउन हो गया, तो ऐसे इंड की आ गया, तो ये स्पेशल कीज के अंदर आएंगे, ठीक है। स्पेस बार भी हमारे पास स्पेशल कीज के अंदर आती है। ये इस कीबोर्ड का सबसे लंबी की होती है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता कीबोर्ड का सबसे लंबा की कौन सा होता है, तो वो आप याद रखिएगा, स्पेस बार, ठीक है। शब्दों के बीच खाली स्थान भरने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है, स्पेस बार, ठीक है। तो अगर शब्दों के बीच में आपको स्थान देना है तो आप यूज करेंगे स्पेस बार का प्यारे बच्चों, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटर की, ठीक है। तो कमांड को प्रोसेस तक भेजने के लिए हम इंटर की का यूज करते हैं, ठीक है। नए पैराग्राफ शुरू करने के लिए, ठीक है, इंटर की का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप जैसे वर्ड में काम कर रहे हैं, जब भी आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपका पैराग्राफ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कीबोर्ड में 2 इंटर कीज होते हैं, कितने, 2 इंटर कीज होते हैं। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉडिफायर कीज, जिसमें हम बात करते हैं कंट्रोल कीज की। तो कंट्रोल की का उपयोग, ठीक है, अन्य की के साथ मिलकर विशेष कमांड देने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल C यूज करेंगे, पेस्ट करना है तो कंट्रोल V यूज करना है। तो ये आपको किसी विशेष कमांड के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, कंट्रोल की को किसी कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है, किसी कैरेक्टर के साथ यूज करते हैं। तो कीबोर्ड के अंदर 2 कंट्रोल की भी उपलब्ध होते हैं, जैसे 2 इंटर की, वैसे ही आपके पास 2 कंट्रोल की। नेक्स्ट, शिफ्ट की बात करेंगे, ये भी हमारा मॉडिफायर की है। तो शिफ्ट की का काम क्या होता है, कैपिटल लेटर को लिखने में, ठीक है, या जो सिंबल्स
अल्फाबेट्स के ऊपर, सॉरी नंबर्स के ऊपर लिखे होते हैं, ठीक है, वो उनको अगर आपको यूज करना है, सिंबल्स को यूज करना है, तो भी आपको शिफ्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है और आपके कीबोर्ड में 2 शिफ्ट की उपलब्ध होता है। चलिए, बैक स्पेस के काम क्या होता है, ठीक है, बैक स्पेस की होता है हमारा एक ठीक है, इसका कार्य होता है बाईं ओर के अक्षर को मिटाना, ठीक है, जैसे आपने कुछ भी लिखा, ABC लिखा, ठीक है, तो ये आप जब बैक स्पेस दबाएंगे तो ये C गायब होगा, फिर बैक स्पेस दबाएंगे तो ये गायब होगा और फिर ये दबाएंगे तो ये गायब होगा, ठीक है। तो कर्सर अगर जहां भी होगा उसी के ये लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर के अक्षर को मिटाने का कार्य करता है। डेल की बात करेंगे तो डेल की क्या होता है कि ABC लिखा हुआ तो ये हमेशा इस तरफ के अक्षर को रिमूव करता है, यानी कि दाईं ओर के अक्षर को मिटाने का कार्य करता है। जहां भी कर्सर होगा उसके राइट साइड जो भी अक्षर लिखा होगा उसको डिलीट करने का काम हमारा डेल की करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, बात आती है कर्सर क्या होता है, ठीक है। तो कर्सर स्क्रीन पे टाइप करने की जगह को दर्शाता है कि अब ऐसे ब्लिंक करेगा कर्सर, जहां भी कर्सर होगा, चाहे वर्ड हो एक्सेल हो, कर्सर ब्लिंक करता रहता है, उसको टिमटिमाता रहता है, ठीक है, ब्लिंकिंग लाइन के रूप में दिखाई देता है और जहां भी कर्सर होता है वहां से आप कुछ भी टाइप करके लिख सकते हैं। चलिए, एक स्पेशल की है हमारा एस्केप, ठीक है। एस्केप की का काम क्या होता है, ये हमारा एस्केप की है, ठीक है। यह कीबोर्ड के ऊपरी बाएं कोने में होता है, यानी कि कीबोर्ड के सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे कौन सा की मौजूद होता है, एस्केप की, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम या कमांड से बाहर निकलने के लिए हम इस की का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा कैप्स लॉक की, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड होता है कीबोर्ड के, तो सभी अक्षर को कैप्स लेटर में, कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए हम इस की का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये की ऑफ है तो हम क्या यूज करते हैं, शिफ्ट की दबा करके तब हम कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। तो शिफ्ट की दबाने की आवश्यकता नहीं होती है जब आपका कैपिटल लेटर या कैप्स लॉक ऑन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, उसके बाद कर्सर कंट्रोल कीज आ जाता है। कर्सर कंट्रोल कीज का काम क्या होता है, कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए हम लोग कर्सर कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए भी हम, यानी कि कर्सर जो ब्लिंक करता है उसको नीचे ले जाना या ऊपर ले जाना, उस सब के लिए हम कर्सर कंट्रोल की का इस्तेमाल करता है। ये हमारे पास इस तरीके से कीबोर्ड में दिखता है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं फंक्शन की, ठीक है। ये सारे जो कीबोर्ड के पार्ट्स हैं इन सबको हम डिस्कस कर ले रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो फंक्शन की जो होता है वो हमारे पास 1 से 12 तक होता है, F1 से लेकर के F12 तक हमारे पास फंक्शन की होते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग जो होता है किसी विशेष कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। हर की का अपना अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग चीजें होती है, किसी से बायोस काम करता है, किसी से रीनेम होता है, किसी से सर्च होता है, F1 से हेल्प होता है, ठीक है। Alt F4 दबाएंगे तो कोई भी प्रोग्राम बंद हो जाएगा, F5 से रिफ्रेश होता है। तो अलग अलग फंक्शन कीज का अलग अलग काम है, हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे सारे फंक्शन कीज के बारे में। वैसे अभी नीड नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, जरूरत पड़ती है तो मैं आपको अलग से इसको बता दूंगा, ठीक है। देखिए, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेसिक एप्लीकेशन और आईटी गैजेट्स के बारे में भी आपके पास टॉपिक है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करना हमें। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, मेमोरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आगे वाले जो सेक्शन है उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। एक आध 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी प्यारे बच्चों। और इधर से हम कंटिन्यू करेंगे, वन डे हम आपको थ्योरी क्लास देंगे और नेक्स्ट डे आपको उस पे एमसीक्यू बना करके प्रैक्टिस करवाएंगे प्यारे बच्चों। हमारे पास टोटल लगभग मान सकते हैं 70 दिन है एग्जाम के लिए, और मैं इसी 70 दिन के अंदर अंदर, उससे पहले 10 दिन पहले ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। हमारा जो टारगेट है 15 में 15 वो अचीव करना है आप सबको प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माउस की, ठीक है। तो माउस भी हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि माउस कैसा डिवाइस है, तो आप इनपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस भी इसको कहा जाता है,
ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं, इससे हम ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि आपको अभी भी स्क्रीन पे दिख रहा है, यही हमारा क्या है, माउस है, माउस का कर्सर की है। एक माउस, ठीक है, एक सामान्य माउस में, ठीक है, यहाँ पे एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन और एक स्क्रॉल बार, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इमेज में देखेंगे तो ये लेफ्ट बटन, ये आपका राइट बटन और ये आपका स्क्रॉल बार बटन हो जाएगा, ठीक। अब कुछ स्टैंडर्ड भी आने लगे हैं, प्रेशर बटन भी आने लगे हैं, जो लेटेस्ट माउस वगैरह, जो गेमिंग माउस वगैरह है उन सब में। तो माउस सामान्यतः वायर द्वारा सीपीयू से जुड़ा होता है। वायरलेस माउस भी आते हैं और वायर माउस भी आते हैं। तो अगर हम बात करें सामान्य माउस की, तो वो वायर के थ्रू हमारा सीपीयू से जुड़ा होता है। माउस के प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला आता है बॉल माउस, ठीक है। ये बहुत पुराने माउस हुआ करते थे, पुराने समय में एक बॉल की तरह उसके अंदर लगे होते थे, इसमें नीचे एक बॉल होती थी जो माउस को मूवमेंट को नियंत्रित करती थी, ठीक है। ऑप्टिकल माउस जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें नीचे क्या होता है, लाइट सेंसर होता है जो मूवमेंट को पहचानता है कि माउस कैसा मूवमेंट कर रहा है, ठीक। उसके बाद हमारा 3 बटन माउस आता है जिसमें स्क्रॉल व्हील्स की जगह 3 बटन होते हैं, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा आप। चलिए अब बात करते हैं वायरलेस माउस की, ठीक है। तो यह माउस बिना तार के कार्य करता है या सामान्यतः यूएसबी रिसीवर या ब्लूटूथ द्वारा सीपीयू से जुड़ा होता है। तो जो वायरलेस माउस होता है उसका एक ब्लूटूथ रिसीवर होता है, उसके थ्रू हम माउस को चलाते हैं या ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब अन्य इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ आता है आपका स्कैनर, ठीक है। ये आपका स्कैनर है। तो स्कैनर का उपयोग क्या होता है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। अब जब भी हम स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर में जो डेटा जाता है वो डिजिटल फॉर्म में डेटा जाता है, स्कैनर से स्कैन किया हुआ, ठीक। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का उपयोग जो होता है ध्वनि को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइट पेन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास चित्र वगैरह बनाने के लिए सीआरटी स्क्रीन पे होता है, उस हम इस पेन के माध्यम से बनाते हैं, तो इससे भी एक इनपुट ही जाता है। तो लाइट पेन का उपयोग सीआरटी स्क्रीन पर चित्र या रेखा बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो ये पेन यूज कर रहा हूं, तो इसी तरीके का लाइट पेन होता है जो सीआरटी स्क्रीन पे डायरेक्ट यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉयस्टिक्स की। ये है हमारा जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक्स का उपयोग कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है, जैसे कि कार वगैरह ड्राइव कर रहे हैं तो ये आपका हैंडल की तरह काम करता है, गियर की तरह काम करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जॉयस्टिक्स, प्यारे बच्चों, ठीक। वेबकैम भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जैसे फोटो लेना, वीडियोस बनाना, ये एक इनपुट तो जाता ही है सिस्टम में, ठीक है। तो वेबकैम का उपयोग फोटोज वीडियोस को इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक है, वीडियो कॉलिंग में भी किया जाता है। तो जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियोस कॉलिंग है, उन सब में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल कैमरे की, ठीक है। तो डिजिटल कैमरे में खींची गई तस्वीर सीधे कंप्यूटर में ट्रांसफर की जाती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। बात आती है ओसीआर की, ठीक है। ओसीआर क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर का उपयोग कागज पर लिखे अक्षरों और कागजों को पढ़ने के लिए किया जाता है या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है। तो ये ओसीआर का काम होता है। नेक्स्ट बारकोड रीडर आता है। बारकोड रीडर का, जैसे किसी आप मॉल वगैरह में जाते हैं, शॉपिंग मॉल या सुपर मार्केट में जाते हैं, तो वहां देखते होंगे कि बारकोड लगा होता है, उसको स्कैन करते हैं, ठीक है। वो स्कैन के माध्यम से क्या जाता है, इनपुट चला जाता है सिस्टम में और उसी से बिल जनरेट होता है। तो ये बारकोड का उपयोग क्या होता है, उत्पादों पर बने बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। जो भी प्रोडक्ट पे कोड लिखे होते हैं उनको पढ़ने के लिए इस बारकोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है, और वो आपने देखा भी होगा शॉपिंग मॉल में, सुपरमार्ट में या इन्वेंट्री सिस्टम में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टच स्क्रीन की, प्यारे बच्चों। तो टच स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसमें उंगलियों से छू करके या टच करके इनपुट दिया जाता है। जैसे टैब वगैरह पे आप देखते होंगे तो इन सब पे टच स्क्रीन का यूज किया जाता है। एटीएम मशीन में देखते होंगे, मोबाइल फोन पे आप यूज ही करते हैं, टिकट मशीन, ये सारी चीजों जो होते हैं वो टच स्क्रीन यहाँ पे लगी होती है।
अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस जो होता है वो हमारा क्या होता है, वे उपकरण जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस डेटा कंप्यूटर करता है वो डिस्प्ले के माध्यम से या किसी माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से हम यूजर तक जब पहुंचता है, और जिस पे वो पहुंचता है वो डिवाइस हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटर, हमें कोई रिजल्ट मिलता है तो मॉनिटर पे मिलता है, या हम हार्ड कॉपीज जो हमको मिल जाता है, सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट जब हमको मिल जाता है तो प्रिंटर पे ही मिलता है। स्पीकर्स की बात कर लिया, प्लॉटर की बात कर लिया, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए। मॉनिटर क्या क्या है, ठीक है। मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। या टेलीविजन स्क्रीन जैसा दिखाई देता है, या इन्हें हम क्या बोलते हैं, वीडीयू बोलते हैं, वीडियो भी बोलते हैं। मॉनिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडीयू। और वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, याद रखिएगा। इस ये फुल फॉर्म जो होता है एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। मॉनिटर के प्रकार की बात करेंगे तो हमारे पास मॉनिटर जो है, ठीक है, सीआरटी एंड देन एलसीडी। तो सीआरटी या पुरानी तकनीक का मॉनिटर है, ये बहुत भारी होते थे और अत्यधिक बिजली की खर्च करते थे। एलसीडी, फिर इसके बाद एलसीडी आ गया, या सीआरटी से पतला और हल्का होता था, ठीक है। जो भी सीआरटी मॉनिटर हैं पहले बड़े होते थे, फिर धीरे धीरे क्या हो गए, ये पतले और हल्के हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलसीडी दो तकनीकों पे काम करता है, एक हमारा एक्टिव मैट्रिक्स और दूसरा है हमारा पासिव मैट्रिक्स, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसको हम लोग टीएफटी बोल देते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, याद रखिएगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि ये हमारा एक्टिव मैट्रिक्स का काम होता है। दूसरा है हमारा पासिव मैट्रिक्स। तो एलसीडी जो है दो तकनीकों पे काम करता है, एक्टिव मैट्रिक्स एंड पासिव मैट्रिक्स, ये याद रखिएगा आप। बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, नीड नहीं है, अदरवाइज मैं डिस्कस करता। सिलेबस अगर मैं एक एक चीजों को डिस्कस करूंगा तो काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उतना ही हमको पढ़ना है जितना हमारे लिए यूजफुल है हमारे एग्जाम के लिए, प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं एलईडी की, ठीक है। एलईडी को हम लोग फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें लाइट इमिटेड डायोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किसका यूज किया जाता है, लाइट इमिटेड डायोड का उपयोग किया जाता है। ये इसकी विशेषता है कि ये बिजली खर्च कम करती है और अत्यधिक ब्राइटनेस होती है, ठीक है। इसके अंदर अक्सर घरों में एलईडी ही लगा होता है। नेक्स्ट ओएलईडी, ओएलईडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड, ठीक है। एलईडी में, ओएलईडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेयर होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब लाइट इमिट करता है, और उसका उपयोग कर, ठीक है, उसी का उपयोग करके हमको डिस्प्ले दिखाता है। इसका उपयोग आधुनिक कंप्यूटर मॉनिटर में, स्मार्टफोन में, टीवी में किया जा रहा है। जितने भी आजकल के लेटेस्ट 2D 3D इमेजेस जिस पे आप देखते हैं, उन सब में ये ओएलईडी का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए, तो ये ओएलईडी मॉनिटर है। नेक्स्ट बात करेंगे सॉफ्टवेयर की बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। आइए, तो कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते हैं बल्कि केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब जो चीज आप केवल फील कर सकते हो, जैसे एग्जांपल की बात करें तो हवा आप देख नहीं सकते हो पर आप फील कर सकते हो, तो इसी तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, केवल उनका अनुभव कर सकते हो, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो निर्देशों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो डेटा से हमारे पास क्या आता है, इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है। रॉ डेटा मतलब जो भी रॉ मटेरियल होते हैं किसी इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करने के लिए। अब इस रॉ मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं,
फिल्टर आउट करके हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इंफॉर्मेशन से हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, एंड देन छोटे छोटे प्रोग्राम मिल करके सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो ये निर्देशों और इंस्ट्रक्शन का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना या कैसे करना है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर केवल धातु और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ढेर होता है। मतलब अगर कंप्यूटर के पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का कोई वजूद नहीं है। तो सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को कार्य करने के योग्य बनाता है, यानी कि कंप्यूटर की जितनी फंक्शनैलिटीज है उसको यूज करना, उसका काम करना, वो सारा कौन बताता है? सॉफ्टवेयर बताता है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो विंडोज ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, एंटीवायरस, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की प्रकार की बात करेंगे तो हमारे पास देखिए कितने तरह के सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये 3 सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके अलावा कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, और 2 मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बनते हैं। वो मोबाइल एप्लीकेशन में ऐप्स जो होते हैं वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है प्यारे बच्चों। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। आइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। यह सॉफ्टवेयर सीधे उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही ऑपरेट होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हमारा विंडोज 7 हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 11 हो गया, विंडोज 10 हो गया, जिस पे ये सारे काम करते हैं, ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मोबाइल में, तो मोबाइल में क्या होता है, एंड्रॉइड ओएस होता है। अब उसके ऊपर जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना, व्हाट्सएप, ये सब यूज करते हैं तो इन सबको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके के कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो डॉक्यूमेंट बनाने का काम करता है, कैलकुलेशन स्प्रेडशीट का काम करता है वो एक्सेल, प्रेजेंटेशन बनाना हो पावर पॉइंट, तो इन सारे तरह के जो काम करते हैं एक स्पेशल पर्पज के लिए जो काम हो रहा है वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक। एक तो जनरल पर्पज एप्लीकेशन जो सबके लिए यूज होता है, और एक हमारा स्पेशल पर्पज जो स्पेशल कार्यों के लिए बनाया जाता है, उसको हम लोग स्पेशल पर्पज कंप्यूटर बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो जनरल पर्पज एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वे सॉफ्टवेयर जो सामान्य कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं और जिन्हें कई लोग उपयोग कर सकते हैं, उन्हें जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो आम लोग यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्ड, है ना, ये सारे चीजें हमारे किसके लिए यूज होते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर के जनरल पर्पज यूजर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। डॉक्यूमेंट बनाना, कैलकुलेशन करना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये सारे काम हमारे जनरल पर्पज कंप्यूटर के जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर के होते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग करना ये भी हमारा एक कार्य है जनरल पर्पज कंप्यूटर का। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। वे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष संस्था या उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार बनाया जाता है। कोई विशेष ऑर्गेनाइजेशन है और वहां एक विशेष तरह का कार्य होता है, जैसे पैकेजिंग का सॉफ्टवेयर बनाना हुआ या प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाना हुआ कि हमें एक स्पेशल तरह के पैकेजिंग चाहिए या स्पेशल तरह की प्रिंटिंग चाहिए। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं, जो यूजर अपने अनुसार बनवाता है, इसीलिए हम स्पेशल पर्पज कंप्यूटर को कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे किसी दुकान का बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाना, स्कूल के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना, वेयर हाउस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, बैंक मैनेजमेंट के लिए अब अलग अलग बैंकों का अपना मैनेजमेंट होता है, तो हर बैंकों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर।
अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, बात कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने समझ लिया। अब बात करते हैं, अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे चलता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के मूल कार्य को संचालित करता है। यानी कि कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर हैं, चाहे वो पेन ड्राइव हो, यूएसबी ड्राइव हो, है ना, माउस हो, कीबोर्ड हो, ये सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब को पूरी तरीके से नियंत्रित करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, ठीक है। या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उनके बीच का जो एक कड़ी है वो हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इसीलिए इन सबको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करेंगे तो एक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बहुत तरह के ट्रांसलेटर आते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, है ना, ये सारे हमारे ट्रांसलेटर आते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इन ट्रांसलेटर के बारे में, कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, जो स्पेशल तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक, ये इनकी अलग तरीके की कंट्रोलिंग होती है, जैसे एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यह कंप्यूटर के सभी संसाधनों, सभी रिसोर्सेस को क्या करता है, नियंत्रित और प्रतिबंधित करता है, प्रबंधित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की बात करेंगे तो कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करना, मल्टीपल प्रोग्राम को शेड्यूल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस बनाना, ये सारे काम हमारे किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी कि अगर आप चाहते हो, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जैसे एक तरफ आप लिख भी रहे हो, एक तरफ आप गाने सुन रहे हो, एक तरफ आप देख भी रहे हो, ठीक है, तो ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने का करता है। मेमोरी को मैनेज करना, क्या चीज आपको परमानेंट रखना है, क्या चीज आपको टेम्परेरी रखना है, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो डॉस हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, विंडोज है, मैक ओएस है। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे आप अगर कंप्यूटर को ए देते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करके बाई ट्रांसलेटर, ठीक है, वो क्या करता है, इसको मशीन लैंग्वेज में बदल देता। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो उसी भाषा में आप कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करेंगे तो हमारे पास एक कंपाइलर, एक ट्रांसलेटर है, ठीक है, दूसरा हमारे पास इंटरप्रेटर है और तीसरा है असेंबलर, ठीक है। कंपाइलर का काम क्या होता है, ये पूरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक साथ पूरा कंपाइल करके रिजल्ट देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करता है, अगर कोई एरर आता है तो रुक जाता है, उसको रिमूव करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर अगर कोई एरर आता है, ये तो लाइन बाय लाइन, इसका काम, इंटरप्रेटर का काम लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करता है और उसको कन्वर्ट करता रहता है मशीन लैंग्वेज में। और असेंबली लैंग्वेज का काम, असेंबलर का काम होता है कि जो असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यूटिलिटी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के कार्यों में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेटा और फाइलों को संगठित और प्रबंधित करने में मदद करते हैं। जैसे
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे आपका डिस्क फ्री करना हो, ठीक है, ये भी हमारा यूटिलिटी का काम होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। सेविंग डेटा को करना, कॉपी फाइल करना, सॉर्टिंग करना डेटा को, डिलीट करना फाइल से डेटा को, मर्ज करना फाइल को, तो ये सारे जो काम होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल में देखते होंगे कि डिस्क स्पेस क्लीनर है ना, तो वो डिस्क स्पेस क्लीनर भी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को उनके कार्यों में सहायता करता है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच क्रॉस भी कहा जाता है, यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी होती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो जैसे एंटीवायरस हमारा सॉफ्टवेयर आ गया, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स आ गए, वो हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल मैनेजमेंट टूल्स, कंप्रेशन टूल, बैकअप टूल्स, जैसे आप कभी देखते होंगे रार फाइल एक टूल होता है ना, जिप फाइल, रार फाइल, ठीक है। तो ये जो एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो फाइल को क्या करते हैं, कंप्रेस करने का, डीकंप्रेस कंप्रेस करने का काम करती हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसका उपयोग जो होता है कंप्यूटर को सुरक्षित रखना, डिस्क को व्यवस्थित रखना, डेटा बैकअप बनाना, फाइल कंप्रेशन करना, ठीक है, डिस्क का स्पेस मेंटेन करना, ये सारे काम हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। अब देखिए हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ये तीन मेन सॉफ्टवेयर थे। अब बात करते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। तो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो फ्रीली उपलब्ध होता है हर किसी के लिए। उसके सोर्स भी आपके लिए उपलब्ध होते हैं ताकि आप उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो आप चेंज कर पाएंगे प्यारे बच्चों। इसका मतलब यह है कि कोई भी प्रोग्रामर इसके कोड को बदल सकता है और उसको सुधार कर सकता है। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा अगर हम बात करेंगे तो लिनक्स हमारा एक जो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स है। गिम्प जैसे फोटो एडिटिंग वगैरह के लिए आप फोटोशॉप यूज करते हो, ऐसे गिम्प यूज होता है। ब्लेंडर है ना, ये हमारा जैसे 3D नक्शा वगैरह बनाते हो, 2D 3D बनाते हो, तो ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। स्कैप, मोजिला फायरफॉक्स, तो इन सब चीज, ये जो ब्राउजर है मोजिला फायरफॉक्स, जैसे आप गूगल क्रोम यूज करते हो ऐसे ही मोजिला फायरफॉक्स, तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। इनमें आप इनके सोर्स कोड भी अवेलेबल होते हैं, आप इनके सोर्स कोड को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो प्यारे बच्चों। ओपन सोर्स का सीधा मतलब समझिए जिसका सोर्स कोड आपके लिए उपलब्ध हो, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, यानी कि फ्रीली है, वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका ऑनरशिप किसी कंपनी के पास होता है, कोई एक मालिक होता है और वो क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, सॉफ्टवेयर को बेच सकता है, यानी कि वन एंड ओनली वन ऑनर होता है वो, ठीक है, उसको हम लोग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसके अनुमति के बिना आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि किसी को वितरित भी नहीं कर सकते, कॉपी या वितरित नहीं किया जा सकता। इसे उपयोग करने के लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। जैसे आपने कभी सुना होगा बिजी अकाउंट के बारे में, मार्क सॉफ्टवेयर के बारे में, मेडिकल स्टोर्स पे आप देखते होंगे जो सॉफ्टवेयर मार्क होता है वो यूज होता है। वो सारे सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी, मार्क कंपनी ही बेचती है और उसका अधिपत्य उसी के पास होती है। किसी को यूज करना है तो उसका पेमेंट आपको यानी कि लाइसेंस देना पड़ेगा, साथ ही साथ रिन्यूअल भी देना पड़ता है आपको, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो हमारे पास देखिए कुछ तरह तरह के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 है ना, एडोब फोटोशॉप, एडोब फ्लैश, कोरल ड्रॉ या कोरल ऑफिस और विंडोज 10, ये सारे हमारे क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। चलिए अब बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे तो मोबाइल ऐप या हम इसको ऐप के नाम से भी जानते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो मोबाइल डिवाइस में काम करता है। जैसे मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन, टैबलेट पे चलने के लिए बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल ऐप। ऐप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका कार्य सीमित और विशेष होता है।
जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मैप, यूट्यूब, ये सारे हमारे मोबाइल ऐप हैं। ठीक है, इसमें से एप्पल इंक और एप्पल स्टोर्स, ठीक है, लोकप्रिय बनाने में एप्पल इंक और एप्पल स्टोर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सरकारी मोबाइल ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला इसमें सरकारी ऐप की बात करेंगे तो माई जीओवी ऐप। तो माई जीओवी ऐप का उपयोग भारतीय नागरिक की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस ऐप के माध्यम से सरकारी योजनाओं पर चर्चा, सुझाव देना, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में योगदान कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये यूजर्स जो भारतीय स्कीम आती है, भारत सरकार के द्वारा चलाए गए स्कीम्स जो भी होंगे उसमें अधिक से अधिक भागीदारी लेने के लिए ये ऐप बनाया गया है कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदार बने। नेक्स्ट आता है वोटर हेल्पलाइन। ठीक है, यह ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया कौन सा ऐप है? वोटर हेल्पलाइन ऐप। इसका उद्देश्य जो है मतदान संस्कृति को बढ़ावा देना है, मतलब कि लोग अधिक से अधिक मतदान करें। ठीक है, चलिए सुविधाओं की बात करेंगे तो वोटर जानकारी, मतदाता सूची की पूरा वहां पे हो जाता है आपका, मतदान केंद्र की जानकारी आपको मिल जाती है। तो ये सारे वोटर हेल्पलाइन से आपको सारी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा गर्व ऐप। ठीक है, गर्व ऐप, इसको हम लोग बोलते हैं गर्व ग्रामीण विद्युतीकरण। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रगति को ट्रैक कर सकता है। मतलब बिजली विभाग से रिलेटेड सारी जो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आउटपुट आता है प्रिंटर के बारे में। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, देखिए हमारे पास डिफरेंट तरीके के प्रिंटर होते हैं। ठीक है, अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर जो होता है वो हमारे पास दो तरीके के बेसिकली होती है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे तो इसमें दो होते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक आपका लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर भी फिर सब कैटेगरीज में है, डेजियल बिल, ड्रम प्रिंटर, है ना, चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सब लाइन प्रिंटर के एग्जांपल हैं। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सब हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो आगे चल के हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंटर है क्या। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में स्टोर्ड जानकारी को क्या करना है, कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में जो जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है उसे प्रिंट करके, यानी कि हार्ड कॉपी कागज पर छपाई वाली कॉपी के रूप में प्राप्त हो जाती है। वो किसके माध्यम से प्राप्त होती है? प्रिंटर के माध्यम से। अब बात करते हैं जैसे डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करना, फोटो प्रिंटिंग करना, रिपोर्ट प्रिंटिंग करना, ये सब हमारे प्रिंटर के कार्य होते हैं। प्रिंटर का वर्गीकरण बात करेंगे तो कंप्यूटर को, जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर की पहचान क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जिसमें टाइपराइटर जैसे तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक हैमर लगा होता है, आप बटन दबाएंगे तो वो हैमर कागज पे प्रेस करेगा और वहां पे अक्षर बन जाएगा। तो इसमें हैमर कागज पर इंक रिबन के माध्यम से प्रहार करता है जिससे अक्षर क्या हो जाते हैं? प्रिंट हो जाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता की बात करेंगे तो प्रिंटिंग के समय आवाज अधिक होता है, खट खट की आवाज होती है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर से प्रिंटिंग थोड़ी सी स्लो होती है, धीमी होती है और प्रिंट क्वालिटी भी कम ही होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अगर प्रकार की बात करेंगे तो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के पहचान। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में इसकी मदद ले सकें। चलिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अक्षरों को छोटे छोटे डॉट्स के माध्यम से बनाया जाता है। इसे
इन डॉट्स को बहुत पास पास बनाकर अक्षर और अंकित को चित्र किया जाता है। जैसे आपको 1 बनाना है तो ऐसे ऐसे करके 1 बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से डॉट डॉट करके जो अक्षर बनते हैं वो हमारे किस प्रिंटर से बनते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। प्रिंट क्वालिटी कम होती है, शोर अधिक करता है और कम लागत वाला प्रिंटर है, सस्ते दाम पे मिल जाते हैं। पुराने जो कार्यालय होते थे, ऑफिसेज होती हैं या बिल प्रिंटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, डीएमपी इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिर आ जाता है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर में फूल के आकार का एक पहिया होता है जिसे हम लोग प्रिंट हेड कहते हैं। इस पहिए में कई स्पोक होते हैं, मतलब दांतें होती हैं जिन पर अक्षर बने होते हैं और उसी से हमारी प्रिंटिंग होती है। कार्य करने की प्रक्रिया की बात करेंगे तो पहिया घूमता है, हैमर पीछे से प्रहार करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा अक्षर प्रिंट होकर के कागज पर मिल जाता है। विशेषता बात करेंगे तो प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। डेजी व्हील प्रिंटर की गति थोड़ी सी धीमी होती है और शोर भी अधिक करता है। फिर बात करते हैं लाइन प्रिंटर की, ठीक है। लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। आजकल पेज प्रिंटर भी आने लगे हैं, पूरा एक बार में एक पेज प्रिंट कर देता है, उसको हम लोग पेज प्रिंटर बोलते हैं। विशेषता की बात करेंगे तो बहुत तेज प्रिंटिंग होती है, बहुत अधिक आवाज भी होती है और बड़े कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग होता है, उसको हम लोग लाइन प्रिंटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ड्रम प्रिंटर की बात करेंगे। तो ड्रम प्रिंटर में एक बेलनाकार ड्रम, जैसा कि ड्रम नाम है तो उसमें सिलेंडर होता है जिस पर अक्षर बने होते हैं। जब ड्रम घूमता है तो हैमर कागज पर प्रहार करता और अक्षर क्या हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। तो तेज प्रिंटिंग होती है और बड़े कंप्यूटर सिस्टम में इसका उपयोग होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं, यहाँ हैमर वगैरह कुछ नहीं होता, इनका कागज पे कोई टच नहीं होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसा कि नॉन इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब एक दूसरे का प्रभाव नहीं होगा कागज का और इंक का, ठीक है, हैमर का। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कागज पर कोई भौतिक प्रहार नहीं होता है। ये प्रिंटर रासायनिक गर्मी और विद्युत संकेतों, मतलब केमिकल हीट और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की सहायता से प्रिंट करते हैं। ये याद रखिएगा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे प्रिंटिंग करता है, वो हीट के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से करता है। तो शोर बहुत कम होता है, प्रिंट क्वालिटी बहुत बेहतर होती है और आधुनिक प्रिंटर इसके एग्जाम्पल है। चलिए जैसे हमारा लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर हो गया, ये सारे प्रिंटर हमारे किसके प्रिंटर हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये याद रखिएगा आप, ठीक। चलिए अब पहले बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, ईएमपी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर बहुत तेज गति वाले प्रिंटर होते हैं। ये पेज प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं, जो क्या करते हैं, पूरा पेज एक बार में प्रिंट कर देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसी श्रेणी में आते हैं, कई तरीके के पेज प्रिंटर आते हैं। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर एक उच्च गुणवत्ता वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये लेजर बीम की सहायता से कागज पर चित्र बनता है। जैसा कि आप बहुत अक्सर देखते होंगे कि अगर आपको कहीं प्रिंटिंग वगैरह कराते होंगे, फोटोकॉपी वगैरह कराते होंगे, तो वहां पे अक्सर आपको लेजर प्रिंटर देखने को मिलता है, जो एक नीचे से रेज निकलती है, लाइट निकलती है और उसी से प्रिंट हो जाता है। तो लेजर प्रिंटर से ड्रम पर इमेज बनती है और टोनर पाउडर की सहायता से कागज पर प्रिंट होता रहता है, ठीक है। तो ये लेजर प्रिंटर का काम है। चलिए, मतलब लेजर प्रिंटर भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग और इंकजेट प्रिंटर भी इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत तेजी से प्रिंटिंग होती है, उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, अधिक उपयोग इसका जो होता है वो कार्यालय में होता है, ठीक है। शादी कार्ड की भी प्रिंटिंग जो होती है वो अक्सर जो उनका बटर पेपर बनता है, छपता है, जिसे प्रिंटिंग की जाती है, वो लेजर प्रिंटर पे ही होती है। नेक्स्ट है हमारा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का काम, जैसे थर्मल की बात करें तो थर्मल मतलब हीट की बात हो गई, ठीक है।
तो ये जो प्रिंटिंग करता है वो हीट की सहायता से करता है। इसमें स्पेशल थर्मल पेपर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो पेपर होता है वो अलग ही थर्मल पेपर यूज होता है। अब जैसे यहाँ पे थर्मल प्रिंटर की बात करेंगे तो थर्मल प्रिंटर कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे एटीएम मशीन में, पेट्रोल पंप में, बैंक्स में और शॉपिंग मॉल में, वहां सब आपका थर्मल प्रिंटर ही यूज होता है। ठीक है, अक्सर मॉल वगैरह में थर्मल प्रिंटर ही यूज होता है। नेक्स्ट, प्रिंट समय के साथ साथ क्या होता है, फीका हो जाता है। आप अक्सर देखते होंगे शॉपिंग करने वाला जो बिल होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सारा चीज डल हो जाता है, तो वो थर्मल प्रिंटर के वजह से होता है। चलिए, एक विशेष प्रकार का प्रिंटर होता है हमारे पास, ठीक है, आउटपुट डिवाइस हम बोल सकते हैं उसको, वो हमारा होता है प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर, ये याद रखिएगा। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और ड्राइंग्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आर्किटेक्चरल डिजाइन है, मैप्स है, बिल्डिंग प्लान है, वो सब आपका प्लॉटर पे ही बनता है। जैसे घर के नक्शे वगैरह आप देखते ही होंगे, या पूरा बिल्डिंग प्लान है, एरिया प्लान है, तो वो सारा आपका प्लॉटर के माध्यम से ही प्रिंट होता है। प्लॉटर में इंक पेन या इंकजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आउटपुट की, हमारी स्पीकर की। तो स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। म्यूजिक सुनना, वो वीडियो की आवाज सुनना, वीडियो कॉन्फ्रेंस कम्युनिकेशन करना, ये सब हम स्पीकर के माध्यम से ही करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब एक विशेष चीज आता है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है। ठीक है, आई होप सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटर्स के बारे में, मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज में लगता है, कोई डाउट है, कोई संदेह है आपको, ठीक है, प्रोसीजर नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है, कुछ सिलेबस में आपको लगता है कि ये ऐड ऑन करना चाहिए, तो वो सारे चीजों को हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, बशर्ते आपको क्या करना होगा कि कमेंट में वो चीज मेंशन करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे का लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, इसमें हम लोग पेरिफेरल डिवाइस के ना क्या होता है इसको जानेंगे। तो वे उपकरण जो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल से जुड़े होते हैं उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। सीपीयू के अलावा कंप्यूटर से जुड़े सभी बाहरी उपकरण, जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल डिवाइस यानी कि पेरिफेरल डिवाइस कहलाएंगे। वेबकैम हो गया, तो इनपुट और आउटपुट सारे, ठीक है, वेबकैम भी हमारा पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा पूरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ अपने कलीग्स को इसको शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।